और हम सब निकलने वाले हैं चंद्रयान-3 की जर्नी पर कि ये कैसे पूरा कवर करने वाला है। तो जैसा आप जानते हैं कि ये कल यानी 14 जुलाई को 2:35 पर मोस्ट प्रोबेबली श्रीहरिकोटा से इसको सेकेंड लॉन्च पैड जो है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा और फिर ये निकल पड़ेगा हमारे चांद की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्रयान-3 और साथ में चंद्रयान-2। थोड़ा सा डिफरेंस है, चंद्रयान-2 में एक साइड में सोलर पैनल था, चंद्रयान-3 में दोनों साइड सोलर पैनल है सेफ्टी के लिए। और ये देख रहे हैं आप, ये लैंडिंग फेज में वो जो लैंडिंग साइट है उसका स्कैनिंग करते हैं, उसका पिक्चर लेते हैं। ये आपका चंद्रयान-3 थोड़ा सा डिटेल में इसको दिखाने की कोशिश की गई है। जो नीचे वाला पोर्शन है इसको प्रोपल्सन मॉड्यूल बोलते हैं और PM, और लैंडर मॉड्यूल है जिसका नाम विक्रम है। उसके अंदर आपका रोवर है जिसको प्रज्ञान बोलते हैं, उसका नाम रखा गया है। और ये इसके 4 लेग हैं, इसके साथ 4 इंजन हैं जो डीबूस्ट करने में काम आते हैं लैंडिंग के पहले। और इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट भी लगाए गए हैं दोनों में, लैंडर मॉड्यूल में भी, प्रोपल्सन मॉड्यूल में भी और रोवर के अंदर, तीनों के अंदर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स हैं। ये हमारा लैंडर है जिसके अंदर ये चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जिसको चैस्ट बोलते हैं। उसके बाद ये राम्भा है जो बेसिकली वहाँ के सराउंडिंग का आयोनिक कंपोजिशन उसको मेजर करेगा। और ये इल्सा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ल्यूनर सेस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट, वहाँ के वेदर के बारे में पता करेगा। ये ऊपर में जो है ना, ये आपका एंटीना टाइप, ये लेज़र डेजिग्नेटर एक तरह से बोल सकते हैं, जो एक्यूरेट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रिपोर्ट करेगा कि कहाँ पर लैंड किया है। ये है राम्भा जो नियर सरफेस प्लाज्मा को स्टडी करता है। ये तीनों जो एंटीना टाइप का दिखाई दे रहा है, ये हेल्प करता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिसाइड करने में, पोजीशन लैंडिंग साइट का। ये हमारा रोवर प्रज्ञान है, इसका 26 किलो वज़न है। और जो सोलर पैनल है इसमें 50 वाट का है। इसके अंदर में एक जो लिप्स करके दिखाइए PXS अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। दूसरा जो अंदर में था वो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर है, जो बेसिकली क्या करता है कि वो वहाँ का जो सरफेस है उसका कुछ पार्ट को लेकर के उसको जलाएगा लेजर लाइट से, और जो भस्म बनेगा उसको स्टडी करेगा कि उसके अंदर ये मैंगनीज, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा और टाइटेनियम का क्या कंपोजिशन है। ये जो आप देख रहे हैं ये असेंबली लाइन है जो आपका
चंद्रयान-3 का पूरा प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड लैंडर दोनों को मिला करके उसको असेंबल कर दिया गया सैटेलाइट को, और उसके बाद ये मॉड्यूल में पैक करके और फिर भेजा जाता है। और अभी ये फाइनल असेंबली में लेके आया गया है, जो सबसे ऊपर में इसको माउंट किया जा रहा है क्रायो इंजन के ऊपर। ये पूरा असेंबल हो गया है सब कुछ। अब इसको असेंबली लाइन से निकाल करके और लॉन्च पैड की तरफ लेके जा रहे हैं। लॉन्च पैड नंबर 2, जहाँ से इसको 14 तारीख को 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें कितना फ्यूल है वो देख लेते हैं। ये जो पूरा हमारा LVM-3 Mark 4 जो है, एंड उसके अलावा प्रोपल्सन मॉड्यूल जो अंदर में है, उस सब का मिला करके फ्यूल जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंदर 1.696 टन्स, मतलब 1696 किलो फ्यूल है। जो साइड में दोनों स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं S200, हर एक में 204 टन फ्यूल है, मतलब 409 टन है दोनों का मिला करके। उसके बाद जो मेन L110 कोर इंजन है स्टेज 2, उसमें 115.8 टन है टोटल। और क्रायो स्टेज जो है C25, उसके अंदर 28.6 टन फ्यूल है। अब थोड़ा सा हम इसका टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं। तो अगर सारे फ्यूल को हम जोड़ दें तो हमारा हो जाता है 409 प्लस 115.8 प्लस 28.6 प्लस 1.6, तो 555 टन, 5,50,000 नहीं 5,55,000 किलो फ्यूल है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, इसमें चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल दोनों उस हीट शील्ड के साथ पैक किया गया है। C25 जो है हमारा क्रायोजेनिक इंजन है, जो अपर स्टेज भी बोलते हैं उसको, और स्टेज 3 भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा LVM-3 Mark 4 जो है, इसमें 3 स्टेज है। यहाँ पर अभी देख रहे हैं दोनों स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं, और इसका मॉडल नंबर S200 है। हर एक के अंदर 204.5 टन सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज ये होता है कि इसको लॉन्चिंग के समय फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप, जैसे आपका बुलेट होता है ये गन का कार्ट्रिज, तो वो आप सालों साल तक रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये बना के रखा हुआ है पहले से, और खाली असेंबली के समय फटाफट उसको जोड़ लेते हैं। वो एडवांटेज होता है। जैसे हमारा मिसाइल वगैरह होता है जो नॉर्मली सॉलिड फ्यूल पर होता है, क्योंकि उसको लास्ट मिनट में फिलअप करने का झंझट नहीं है उसमें।
ये जो है कोर स्टेज है और इसको सेकेंड स्टेज भी बोलते हैं। ये मेन रॉकेट है। जब ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स जल जाएंगे, ये इनका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो ये सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद कोर स्टेज जो है वो चंद्रयान को ऊपर लेके जाएगा। इसके अंदर इसका मॉडल नंबर है, जैसा आप जान रहे हैं, L110, और इसके अंदर 115.8 टन्स फ्यूल है, जो लिक्विड फ्यूल है। तो ये जो है आपका लॉन्च के पहले ये फ्यूल को फिल किया जाता है, इसमें पहले से फिल्ड नहीं होता है। तो इसीलिए ये प्री लॉन्च सीक्वेंस में जो है ये 48 आवर का जो काउंटडाउन होता है उस समय ये सारा फिलिंग किया जाता है इसके अंदर, और क्रायोजेनिक इंजन दोनों के अंदर लिक्विड फ्यूल है। अब ये जो कोर इंजन है इसके अंदर जो लिक्विड फ्यूल है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर उसको स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे ऑक्सीजन लेता है बर्न आउट करने के लिए। लेकिन जो क्रायोजेनिक इंजन जब बर्न होता है तो उस समय वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसलिए उसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। इसलिए वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर उसको रखना पड़ता है। यहाँ पर जैसा देख रहे हैं ये पूरे इंजन का जो ग्रॉस लिफ्ट ऑफ मास है पूरा सब कुछ मिला करके वो 642 टन्स है, जिसमें से 555 टन खाली फ्यूल है, सब सारे फ्यूल मिला करके 642 टन में से 555 टन फ्यूल है। इसका हाइट जो है 43.5 मीटर्स है। अब आप सोच सकते हैं कितने फ्लोर की बिल्डिंग हो सकती है। 3 से इसको डिवाइड करें आप तो करीब करीब 14 फ्लोर या 15 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है। अब चलिए थोड़ा सा इसका सीक्वेंसिंग देख लेते हैं कि ये कैसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट तो है आपका प्री लॉन्च फेज़, ठीक है, जो अर्थ सेंट्रिक फेज़ बोलते हैं उसको, ज़मीन से रिलेटेड है, अर्थ हमारे धरती से, इसके आसपास से। तो प्री लॉन्च फेज़ में क्या क्या है, जैसे सबसे पहले तो 48 आवर्स का काउंटडाउन टाइमर शुरू होता है इनका, और इसी दौरान बहुत सारे चेक, फाइनल चेक जो है ना निकलने के पहले, जैसे आप घर से निकलने के पहले सारा कुछ पैक करते हैं और एक चेक लिस्ट बनाते हैं, ये ले लिया, ब्रश ले लिया, ये सब टाइप का जितना चेक लिस्ट, वो सारे कुछ एक एक चीज़ को फाइनल चेकअप किया जाता है इस 48 घंटे के दौरान। ये सारे कुछ वैलिडेट किया जाता है कि हाँ सब कुछ सही है, सारे कनेक्शंस सही हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और उसी के समय लास्ट मोमेंट में, मतलब आप बोलो कि 1-1.5 घंटा या 2 घंटा पहले जो है, 48 घंटे में से 1-1.5 घंटे पहले ये फ्यूल डाला जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। जो मेन रॉकेट जो है L110, उसके अंदर जो फ्यूल है ये क्रायो के पहले डाला जाता है, तो उसका, क्योंकि उसका रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, तो 48 घंटे के अंदर उसको भी फिल किया जाता है, जो 115.8 टन फ्यूल उसमें लोड होता है। और ये सारी चीज़ें जो है ये आपका जो 48 घंटे का काउंटडाउन है उसी समय होता है, ये लॉन्च होने के पहले।
और इसके अंदर जो इनबिल्ट कंप्यूटर वगैरह है उसका फाइनल चेक भी चलता रहता है। साथ में जितनी भी टीमें हैं वो सब एक एक पैरामीटर को केयरफुली चेक करती हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस फेल सेफ होना चाहिए। ये फाइनल चेक जब हो जाएगा, इसके बाद आप देखेंगे कि जिस समय रॉकेट लॉन्च होता है उस समय ये जो लॉन्च पैड है वहाँ पर साइड में आपको पानी का फव्वारा टाइप का लगा होता है, जेट स्प्रे, क्योंकि ये ब्लास्ट टाइप का पूरा होता है, बहुत पावरफुल। तो उसको ठंडा करने के लिए लॉन्च पैड को कि ख़राब ना हो। जैसे अभी स्पेस एक्स जो है एलन मस्क का, उसका पूरा लॉन्च पैड ही बड़ा वाला रॉकेट लॉन्च किया था तो लॉन्च पैड ही जल के राख हो गया था पूरा, इतना पावरफुल था। तो जब काउंटडाउन आपका 0-0 होता है, जिस समय ये लॉन्च होता है, तो पहले केवल दोनों स्ट्रैप ऑन मोटर्स जो हैं वो एक्शन में आते हैं, वो फायर करते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा सिस्टम को लिफ्ट ऑफ करने के लिए। और वो बर्नआउट होगा उसके बाद। जस्ट बर्नआउट होने के कुछ सेकंड पहले, करीब करीब आप 3-4 सेकंड पहले मेन रॉकेट स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ये दोनों जो स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले सेपरेट कर दें और फिर मेन रॉकेट को स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों 1 नंबर से जो मार्क किया गया है वो हमारा स्ट्रैप ऑन मोटर्स है। 2 नंबर में जो मार्क किया गया है वो हमारा मेन मोटर है, मेन रॉकेट। इसके अंदर भी 2 इंजन लगा हुआ है। वो नीचे में जो नोजल दिखाई दे रहा है 2 हैं एक्चुअली। बहुत सारे रॉकेट होते हैं जिसमें एक ही होता है, लेकिन इसमें 2 दिया हुआ है बेटर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए, उसका बेटर कंट्रोल के लिए। और ये हमारा जो LVM-3 Mark 4 जो है ये बहुत ही रोबस्ट इंजन है। ये अभी तक 25-26 लॉन्च सक्सेसफुल लॉन्च कर चुका है सैटेलाइट्स को। इसमें आपका जब मेन मोटर बर्नआउट होता है उसके बाद जैसे ही 90 किलोमीटर के ऊपर हम पहुंचते हैं, जब एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल हो जाता है, तो हमारा जो ये शील्ड जो है ऊपर में है सैटेलाइट्स के बाहर में, उसको सेपरेट कर दिया जाता है जिससे कि वेट कम हो जाए और वो वापस ज़मीन पर गिरता है। अब यहाँ पर ये पूरा सैटेलाइट क्रायोजेनिक इंजन सब बर्न होने के बाद ये सैटेलाइट लॉन्च होता है। उसके बाद क्या होता है, जिस समय सैटेलाइट लॉन्च होता है उस समय ये मेनली आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, जो उसकी पेरिजी
170 किलोमीटर होती है, जहाँ पर इसको इंजेक्ट किया जाता है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो एपोजी है वो 36,500 किलोमीटर होता है। देख सकते हैं रेड कलर में जो ऑर्बिट्स दिखाए गए हैं। और उसके बाद मैन्यूवरेबिलिटी होती है इसके, अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स बोलते हैं, जिसमें जैसे ही वापस ये घूम करके हमारा चंद्रयान 3 जो है वापस पेरिजी के पास आएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा और उसको पुश दिया जाता है, जिससे कि एपोजी जो है उसका और बड़ा हो जाए और उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे जब पेरिजी के पास आएगा और वापस निकलने लगेगा, उस समय थोड़ा सा और पुश मारते हैं, जैसे आप झूला वगैरह में करते हैं कि आपकी तरफ आता है और वापस लौटने ही वाला होता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा और पुश कर देते हैं तो वो और दूर तक जाता है। वैसे ही इसको इतना वेलोसिटी हो जाता है फाइनली कि ये हमारा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर निकल जाता है। और वो फिर उसके बाद उसको जब एक बार अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद कोई इंजन काम नहीं कर रहा होता है उस समय। बीच बीच में थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसको फायर किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली वो वेलोसिटी के साथ, क्योंकि कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, वो ट्रैवल करते जाता है। और इसको बोलते हैं लूनर ट्रांसफ़र फेज। इसमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से निकल करके और चांद की तरफ उस डायरेक्शन में। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है दोस्तों, क्योंकि ये चांद जो है वो अर्थ का चक्कर काट रहा है, ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को एक वेलोसिटी में। अर्थ भी स्पिन कर रही है, हालांकि अब तो आपका सैटेलाइट अर्थ के रेंज से बाहर निकल चुका है, फिर भी ये जो ट्रैवल का स्पीड है ये सबको ऐसा कैलकुलेट किया जाता है जिससे कि जब ये चांद के पास होगा तो चांद उस एरिया में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि चांद पीछे हो। तो ये सब कैलकुलेट किया जाता है पहले एडवांस में, ये सारा कुछ प्री कैलकुलेटेड होता है। अब यहाँ से जब ट्रैवल करेगा, ये एक 1.5 महीने का ये पूरा सफ़र है, 1 महीना और 1 सप्ताह के आसपास, करीब 40 दिन का। जब वहाँ पर चांद के पास पहुँचेगा और वहाँ पर ये इंसर्ट करना पड़ता है चांद के एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अगर नहीं वहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करता है, थोड़ा स्पीड को कम करना पड़ता है। इंसर्ट करने के लिए स्पीड कम करते हैं तो उसके बाद ये चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्ट हो जाता है। और जो सबसे बाहर वाला आप देख रहे हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट, उसमें आता है। तो यहाँ पर आप पेरिजी में देख रहे थे कि हम बूस्ट करते थे स्पीड को, वहाँ पर डी बूस्ट करते हैं एपोजी में। एपोजी से जब वो वापस पेरिजी की तरफ सैटेलाइट हमारा आता है चंद्रयान, उस समय उसको डिसेलोरेट और या डी बूस्ट करते हैं, उसको स्पीड कम करते जाते हैं धीरे धीरे, तो और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के नज़दीक आते जाता है चांद के पास। और जो एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है ना, वो धीरे 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 करके एक फाइनली सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर एपोजी एंड पेरिजी दोनों 100 किलोमीटर हो जाते हैं, जहाँ इसका मतलब है कि वो सर्किल हो गया पूरा। तो वो सर्कुलर ऑर्बिट 100 किलोमीटर का वो टारगेट है, जहाँ पर हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है उसी में घूमता रहेगा
अभी तक हमारा चंद्रयान 3 जो है और प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है। और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि 14 जुलाई को 2:35 पर यहाँ से निकलेंगे हमारे चंद्रयान भाई, और चांद पर इनका जो मुहूर्त तय किया गया है उतरने का, वो 24 से लेके 28 अगस्त के बीच में किसी दिन होगा। अब आप बोलेंगे कि 24 से 28 क्यों? इसीलिए कि उसमें देखना है जिस समय, क्योंकि मैक्सिमम टाइम चाहिए। चांद पर जो है 14 दिन का हमारे अर्थ के अनुसार 14 दिन के बराबर वहाँ का दिन होता है, और 14 रातों के बराबर वहाँ की रात होती है। तो जिस समय सूरज उग रहा होगा ना, एकदम सूर्योदय वहाँ पर जिस समय हो रहा होगा, उस समय इसको लैंड कराना है, क्योंकि एक साइड पूरा अंधेरा में रहता है हमेशा। जो साउथ पोल है उधर ही उतारना है, तो वहाँ पर 14 दिन जो दिन का समय होगा उसी समय पावर जनरेट हो सकता है। तो इसीलिए उसी 24 और 28 अगस्त के अंदर उसको उतारना है, जब तक सही टाइम नहीं मिलता है। और उस बीच जो है वो 100 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट, उसमें ये प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड चंद्रयान दोनों चक्कर मारते रहेंगे। तो जैसे हवाई जहाज कभी लैंडिंग के लिए खाली नहीं होता है रनवे, तो क्या करते हैं, वो चक्कर मारते हैं हवाई अड्डे का। यहाँ पर अब जो है प्रॉपर टाइमिंग देख करके 24 और 28 के बीच, जब एग्जैक्ट सही टाइम ज़रूरत के अनुसार महसूस किया जाएगा, वहाँ से कमांड यहाँ से दिया जाएगा, और हमारा लैंडर मॉड्यूल जो है जो चंद्रयान 3, उसको प्रोपल्सन मॉड्यूल से सेपरेट कर दिया जाएगा। और ये 100 किलोमीटर का जो हाइट है वो नीचे की तरफ जा करके और फाइनली चांद के सरफेस पर लैंड करेगा। इसी के अंदर आपका ये पूरा, जिसको बोलते हैं डी बूस्ट फेज, प्री लैंडिंग फेज में अभी यही आपका सारे पैरामीटर्स चेक करना है सेपरेट होने के पहले। और उसके बाद ये हमारा लैंडिंग मॉड्यूल जो है लैंडर, वो निकल चुका है, और इसमें बीच बीच में अपना स्पीड को कम करते जाता है। उसके अंदर जो फ्यूल डाला हुआ है ना 1.696 टन, इसका मेन यूज़ यहीं पर है कि वो जो स्पीड है उसको धीरे धीरे कम करते जाना है, क्योंकि फाइनल जो लैंडिंग और टचडाउन स्पीड है वो मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बार चंद्रयान 3 को डिज़ाइन किया गया है 3 मीटर पर सेकंड का ड्रॉप डाउन के लिए, उसके स्पीड के लिए। चंद्रयान 2 जो है 2 मीटर पर सेकंड के लिए डिज़ाइन किया हुआ था। तो इस बार अगर क्रैश होता भी है, कुछ उस टाइप की सिचुएशन होती है, तो ये वो विथस्टैंड कर सकता है अप टू 3 मीटर पर सेकंड फॉल को। अब जब चांद पर ये उतर जाएगा हमारा लैंडर मॉड्यूल विक्रम,
तो उसके बाद उसको बोलते हैं नॉर्मल फेज, जहाँ पर वो सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे कि सही सलामत उतरे हैं कि नहीं, हाथ पैर टूटा तो नहीं। तो ये सारा कुछ अगर सही होगा तो वो रिपोर्ट करेगा हमारे अर्थ स्टेशन को कि हम सही सलामत उतर गए हैं, पहुंच गए हैं। और उसके बाद अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को चेक करेगा कि सब कुछ काम कर रहा है। और उसके बाद रोवर निकलेगा बाहर और शुरू में तो निकलने के लिए उसकी बैटरी जो इनबिल्ट है, जो ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, वो हेल्प करेगी। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा तो सनलाइट उसका हेल्प करेगा पावर जनरेशन में 50 वाट। और उसके बाद नीचे उतरने के बाद सबसे पहला काम करेगा ये कम्युनिकेशन चेक करेगा हमारा कि लिंक बन रहा है प्रॉपर या नहीं। जैसे रोवर और लैंडर के बीच में, लैंडर से प्रोपल्शन मॉड्यूल के बीच में, और प्रोपल्शन मॉड्यूल से, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है, तो वहाँ से अर्थ पर हमारे जो रिसीवर्स लगे हुए हैं, अर्थ स्टेशंस हैं, वहाँ से लिंक स्टैब्लिश, एक पूरा जब लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा तो उसी के बाद आप कोई एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। नहीं लिंक होता है तो फिर सारी मेहनत बेकार। तो ये सारा प्रोसेस, सारे एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले का है, इतना कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा रोवर और लैंडर ये काम शुरू कर देगा एक्सपेरिमेंट करने का। हमारा इवन प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उसके अंदर भी शेप करके एक सेंसर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि ये चांद को नहीं स्टडी करेगा, ये धरती को स्टडी करेगा कि धरती से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जब विकिरण हो रहा है चांद की तरफ, उसमें क्या क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो एक प्लैनेट से आते हैं जहाँ पर कि रहने लायक स्थिति है, जिंदा रहने लायक स्थिति है, जैसे धरती है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम बाकी ग्रहों से जो विकिरण हमको आता है अर्थ पर या स्पेस में जा कर के जो हम स्टडी करेंगे, तो हमको ज़रूरत नहीं वहाँ लैंड करने की, बल्कि हम डायरेक्ट ही पता कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पर लाइफ हो सकती है। हमारा जो ये लाइफ साइकिल जो इसका डिज़ाइन किया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है रोवर का और लैंडर का, वो अर्थ के 14 दिन के बराबर है और चांद के 1 दिन के बराबर। तो क्योंकि उसी में सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने हैं, अभी तक हमारे साइंटिस्ट लोगों को ये कंफर्म पता नहीं है कि ये जो रात वहाँ पर जब होगी, तो जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा तो उसके बाद सरवाइव कर पाएगा कि नहीं हमारा लैंडर और रोवर उस टेम्परेचर को, ये कंफर्म नहीं है। इसीलिए वो जब अगला 14 दिन अंधेरे का बीतेगा, एक लूनर नाइट, और उसके बाद अगर फिर से हमारा रोवर और लैंडर दोनों चार्ज होता है सनलाइट में और लिंक इस्टेब्लिश कर पाता है अगर, तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट और कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो डिज़ाइन करके भेजा गया है वो सिर्फ
ये 14 दिनों के लिए या एक ल्यूनर डे के लिए, उतना ही हमारा टारगेट है। अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो बोनस है वो। और चंद्रयान 2 में जो काफ़ी गलतियां हुई हैं उसको इसमें रेक्टिफाई किया गया। जैसे एक तो इम्पैक्ट वेलोसिटी जो है वो जो ये स्टैंड कर सकता है वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा के 3 मीटर पर सेकंड कर दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है हमारा पेलोड है, जिसमें यह प्रोपल्सन मॉड्यूल है। इसमें फ्यूल वगैरह जो भी है सब अंदर ही है, सारे सेंसर वगैरह। और इसके ऊपर में हमारा लैंडर मॉड्यूल या चंद्रयान वो माउंटेड है, जिसको विक्रम भी बोलते हैं। इसी विक्रम के अंदर हमारा रोवर है और उसका बड़ा प्यारा सा नाम दिया गया है प्रज्ञान। ये तो खूबी है हमारे इंडियन साइंटिस्ट की कि उसमें अपना थोड़ा देसी तड़का तो होगा। नाम भी बड़े प्यारे हैं, अंग्रेज़ों जैसे गंदे नाम नहीं है। तो इसमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूँगा। पहले जो चंद्रयान 2 का जो हमारा लैंडिंग साइट जो फेलियर का जो बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक था कि वो जो कंप्यूटर था, ऑनबोर्ड कंप्यूटर, वो लास्ट मोमेंट में डिसाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुछ एरर जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। उसके अंदर एक लैंडिंग साइट दिया गया था, तो वहाँ पर उसको डेटा जो है, जिस डेटा जो फीड किया गया उसके अनुसार उसको पिक्चर लेके और उसको कंपेयर करके वहाँ लैंड करना है। लेकिन जैसा आपने देखा होगा लैंडिंग के समय, उस समय क्या हुआ था कि वो डेविएट हो गया था करीब 2 किलोमीटर के हाइट पर जब था। तो इसीलिए वो जो है बियॉन्ड एक्सपेक्टेड रेंज जो था ना, उससे बाहर का एरर हो गया काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो एक तरह से बोलो कि हैंग हो गया पूरा। वो डिसाइड नहीं कर पाया, एल्गोरिथम जो सेट किया था उसके रेंज से बाहर चला गया वो। तो ये प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों को मिला करके और रोवर सब को मिला करके जो टोटल वेट है 3895 किलो है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक तरह से बोलो कि वो बेहोश हो गया वहीं पर रास्ते में और धड़ाम से गिरा, क्योंकि फिर उसका इंजन वगैरह फायर प्रॉपरली नहीं करेगा, क्योंकि डिसीजन नहीं लेगा तो फिर ऑर्डर कैसे देगा कि कौन सा इंजन को कैसे फायर करना है। और ऊपर से ज़मीन के इतना पास पहुंच गया था चांद के सरफेस के कि क्योंकि ये तो डीबूस्ट के लिए बना हुआ है ना, ये ऊपर जाने के लिए तो बना हुआ नहीं, उतना पावर तो नहीं है उसके इंजन में कि जैसे अब कोई चीज़ गिर रहा है, मान लो कि एरोप्लेन गिर रहा है ज़मीन की तरफ, इंजन फेल हो गया और इंजन आप स्टार्ट भी करो लास्ट में तो वो फिर रिकवर नहीं कर सकते। वो एरोप्लेन तो है नहीं, इसके अंदर विंग्स वगैरह तो कुछ होता नहीं है, तो संभव नहीं था और क्रैश हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं ये सब स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए तो ये जो हमारा पेलोड है पूरा उसके डिटेल्स आपको मिल रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस, आप पॉज करके। और ये जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट जहाँ पर हमको सैटेलाइट को इंजेक्ट करना है वो 170 किलोमीटर का पेरिजी है। वो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर सैटेलाइट इंसर्ट होगा। एरर ऑफ मार्जिन जो है प्लस माइनस 3.5 किलोमीटर है, मतलब 166.5 भी अगर होता है तो भी चलेगा, 173.5 होता है तो भी चलेगा।
लेकिन एक्चुअल में 171-2 ऐसे कहीं पर जा कर के होगा। और एपोजी जो है वो 36,500 किलोमीटर प्लस माइनस 500 किलोमीटर का टारगेट है। और वो डिपेंड करता है किस इंक्लिनेशन एंगल पर उसको हम इंजेक्ट करते हैं और किस वेलोसिटी में इंजेक्ट करते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड वेलोसिटी है जिस पर हम इसको इंजेक्ट करेंगे वो 10 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है पर सेकंड, जिस स्पीड से इसको हम लॉन्च इंजेक्ट करेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे ये तो सारे फ्यूल का डिटेल्स है कि कोर स्टेज में, स्ट्रैप ऑन में और अपर स्टेज में कितने फ्यूल हैं। जो क्रायोजेनिक स्टेज है वो सेपरेटली मार्क किया गया है। ये सारे टेक्निकल डिटेल्स आप ऊपर में भी देख सकते हैं, जैसे ये एंगल वगैरह क्या, अजमत क्या होने वाला है। अब थोड़ा सीक्वेंस देख लेते हैं कि किस टाइम पर क्या होने वाला है। फ्लाइट सीक्वेंस एट t = 0। और आपका स्ट्रैप ऑन मोटर्स दोनों S200 फायर करेगा, इग्नाइट करेगा और लिफ्ट ऑफ होगा। जब लॉन्च के बाद करीब करीब 108 सेकंड जब होगा तो वहाँ पर जा कर के हमारा मेन रॉकेट इग्नाइट करेगा। अभी तक ये स्ट्रैप ऑन मोटर जो है सेपरेट नहीं हुए हैं, तो 108.1 सेकंड पर मेन रॉकेट फायर करेगा और उसके कुछ सेकंड के बाद (127 सेकंड पर 127 सेकंड लॉन्च होने के बाद तो करीब करीब 20-19 सेकंड का गैप है। उसके बाद वो हमारा दोनों स्ट्रैप ऑन मोटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा रॉकेट से और ज़मीन पर गिरेगा, कहीं हिंद महासागर में कहीं पर गिरेगा। इसके बाद 194.96 सेकंड जो होगा वहाँ पर हमारा दोनों हीट शील्ड जो है, कैप्सूल, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और हमारा सैटेलाइट जो है नंगा जाते रहेगा। ये इसलिए करते हैं कि वेट कम किया जा सकता है जितना ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन फायर होने के पहले जो है हमारा ये जो मेन रॉकेट जो है 305.56 सेकंड तक कैरी करेगा और वहाँ पर जाकर सेपरेट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद 307.56 मतलब 2 सेकंड का गैप है और वहाँ पर जा कर के हमारा क्रायोजेनिक इंजन इग्नाइट करता है। और ये क्रायोजेनिक इंजन करीब करीब 600 सेकंड तक लेके जाता है आगे। और इस प्रोसेस में जो है वेलोसिटी ऐड होता है, एल्टीट्यूड भी उसका करेक्शन होता है। और फाइनली
954 सेकेंड पर क्रायोजेनिक इंजन बंद हो जाएगा और उसके 15 सेकंड के बाद 969.42 सेकंड पर ये क्रायोजेनिक इंजन से हमारा चंद्रयान को सेपरेट कर दिया जाएगा और इंजेक्ट कर दिया जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिसका पेडीजी 170 किलोमीटर है, एपोजी 36,500 किलोमीटर है। यहाँ पर जो टारगेटेड पेडीजी है वो 179.192 किलोमीटर है और टारगेटेड वेलोसिटी जो है 10.269 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चंद्रयान 3 में जो क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है वो मैं बता रहा था आपको। अभी हमारे पास बहुत सारा इमेज अवेलेबल है ऑलरेडी, क्योंकि ऊपर में जो ऑर्बिटर है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेज भेज चुका है, तो लैंडिंग साइट वगैरह पहले से कैलकुलेटेड है। ये सारे डिटेल्स है आपके जो लैंडर में जो पेलोड है रामभा, जो बेसिकली आपका इस सरफेस के वो नीचे की तरफ जाएगा, वो सरफेस को टच करेगा ऑलमोस्ट, और वहाँ पर एकदम नज़दीक में, एकदम सरफेस के नज़दीक में, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऊपर में क्या प्लाज्मा है, आयन वगैरह कैसा बन रहा है, वो सब स्टडी करेगा। और ये चास्टी जो है, तो मैं बता रहा था आपको इसमें चंद्रयान 3 में क्या क्या इम्प्रूवमेंट है। तो एक तो है कि वाइब्रेशन टेस्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में किया गया है, ज़्यादा वाइब्रेट करके इसको इवन हेलीकॉप्टर से गिरा के चेक किया गया है। अभी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा के 3 मीटर पर सेकंड तक का इम्पैक्ट रेसिस्टेंस इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है और बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई है ये सब करने के पहले। डिविएशन मैनेजमेंट भी डबल कर दिया गया है, मतलब अगर मेन पाथ से डिविएट भी हो जाता है तो जो चंद्रयान 2 में जितना था उसका डबल है अभी, मतलब सेल्फ करेक्शन जो है इसमें काफ़ी दिया गया है। अगर मान लो कि कोई सिस्टम फेल होता है तो भी ये सेफली लैंड कर जाएगा। मान लो पिक्चर नहीं मिलता या कुछ कैमरा सही से काम नहीं करता कंपैरिजन के लिए लैंडिंग साइट पर, तो ऐसा प्रोग्राम किया गया है इस बार कि सीक्वेंस कंटिन्यू करेगा। अगर मान लो कि आपके पास मैप नहीं है तो भी एक कंपास टाइप का है जो उसको, हाँ नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट वेस्ट अप्रोक्सीमेट, वो लैंड कर जाएगा। तो इस बार फेल होने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिर भी इस बार बहुत प्रिकॉशन लिया गया है कि अगर मान लो कि ये कहीं पर सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो भी उसका हार्डवेयर को इस टाइप से प्रोग्राम किया गया है कि वो सेल्फ डिसाइड करके लैंड करेगा। तो सारे जो है ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इस टाइप से डेवलप किया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर देखने लायक है, क्योंकि हमारे पहले चंद्रयान 1 ने तो पानी का पता लगा लिया था। अमेरिका भले ही कितना अभी आगे हो, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं लगाया। हमारे चंद्रयान 1 ने ही लगाया था। चंद्रयान 2 बेचारा फेल हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 से काफ़ी उम्मीदें हैं और शायद कुछ ऐसा पता लगा है जो चाइनीज़ लैंडर नहीं लगा पाए हैं या जो अमेरिकन
रोवर वगैरह जो गए हैं, जो नहीं लगा पाए हैं, शायद हम लगा लें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूमता रहेगा, वो अर्थ से जो रेडिएशंस हो रहे हैं उसको स्टडी करेगा। ये आइडिया किसी और ने क्यों नहीं किया कि हमारे अर्थ से जो रेडिएशन हो रहा है उसको भी तो स्टडी करना चाहिए। और सबसे नज़दीकी कौन सा है? चांद ही है हमारा। ये सारे डिटेल्स आपके प्रोपल्शन मॉड्यूल के हैं। और प्रोपल्शन मॉड्यूल का तो मेन काम यही है कि आपके चंद्रयान को ज़मीन से, अर्थ से लेकर के और चांद तक पहुंचाने का काम है। और उसके बाद खुद सर्कुलर ऑर्बिट जो है 100 किलोमीटर का, उसको अंदर चक्कर लगाते रहना है। कम्युनिकेशन के लिए इसमें एस बैंड ट्रांसपोंडर का यूज़ किया गया है। ISDN मॉड्यूलेशन है उसमें। चलो आप ये सारे स्पेसिफिकेशन देखो, और कुछ खास बताने का है नहीं। ये सारे, इसका डिटेल्स हमने ये ब्राउज़र जो है ये इसरो के वेबसाइट पर है। हालांकि मैंने इसको सारा कुछ इसमें कॉपी पेस्ट मार दिया है तो आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर खुद आप डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।